आज हम कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने इसके टाइप्स देख लिए हैं। 2 टाइप हम पढ़ चुके हैं इसके, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो आज हम इसका जो हमने स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होता है वो भी 2 टाइप का है, स्केलेटल एंड फ्लूइड। तो हम आज स्केलेटल देखेंगे जिसमें हम कार्टिलेज और बोन के बारे में देखेंगे। ये हमारी हिस्टोलॉजी की सीरीज चल रही है जिसका ये लेक्चर नंबर 3 है। तो इसमें हम एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपने पिछले अगर लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप एक बार उन्हें जरूर देख लीजिए। तो हम जैसे हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हम लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ चुके हैं। आज हम बोन और कार्टिलेज को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है क्या। तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू क्या है? ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो आपकी बॉडी को सपोर्टिंग फ्रेमवर्क देता है, ठीक है, जो फॉर्म करता है सपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो जो हमारी बॉडी पूरी टिकी हुई है, ये हमारे किस पर है? बोन्स पे। बोन्स और कार्टिलेज मतलब मोस्टली बोन पे टिकी है। तो स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क का मतलब समझिए कि हर ऑर्गन को प्रोटेक्शन देना, उसको शेप देना और मूवमेंट में हेल्प करवाना, ये सारा काम आपका स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू करते हैं, जिसमें कार्टिलेज और बोन आती है। फिर है हमारा कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है, दैट इज फ्रेम, फ्लेक्सिबल एंड सेमी रिजिड। सेमी रिजिड होता है मतलब आप उसे मोड़ सकते हैं, फ्लेक्सिबल है। इट फॉर्म्स इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट में जैसे नोज, एयर, लैरिंग्स, ट्रैकिया, रेप्स एंड जॉइंट्स, इन सब में आपको कार्टिलेज टिश्यू मिलेगा, कार्टिलेज मिलेगा। जहां पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है, बॉडी के अंदर जहां पर फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है, वहां पर आपको कार्टिलेज टिश्यू दिखता है। इट प्रोवाइड सपोर्ट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कुशनिंग बिटवीन बोन्स। और बोन्स के बीच में भी आपका कार्टिलेज टिश्यू होगा, कार्टिलेज होगा, जो दोनों बोन्स के जॉइंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी देगा, उनको आपस में मतलब हम उसे फ्रिक्शन क्रिएट नहीं करने देगा। कार्टिलेज कंसिस्ट ऑफ द सेल्स एम्बेडेड इन द सॉलिड एंड इलास्टिक फाइबर्स। इलास्टिक मैट्रिक्स होता है इसका और उसमें सेल्स एम्बेडेड होते हैं। इट इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड द पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है। बाहर से लेयर होगी डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की। तो जब हमने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था तो हमने बताया था कि डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर सारे ऑर्गन्स के बाहर प्रेजेंट होती है। जैसे अगर वो कार्टिलेज के बाहर प्रेजेंट है तो उसे पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं, अगर वो बोन के बाहर प्रेजेंट है तो पेरिओस्टियम कहते हैं, ब्रेन के बाहर प्रेजेंट है उसे ड्यूरा मैटर कहते हैं, और अगर वो हार्ट के बाहर प्रेजेंट है तो उसे पेरिकार्डियम कहते हैं। विच कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड सप्लाइज न्यूट्रिएंट टू द कार्टिलेज। जो कार्टिलेज होता है उसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, नर्व्स प्रेजेंट नहीं है, इसलिए क्या होता है वहां जो ब्लड की सप्लाई होती है वो पेरिकॉन्ड्रियम के थ्रू होती है। ये 3 चीजों से मिलकर बना है सेल्स, मैट्रिक्स एंड फाइबर्स। तो सेल्स में 3 सेल्स हैं इसमें, कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोसाइट और कॉन्ड्रोक्लास्ट। कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स, ब्लास्ट का मतलब समझिए कि ब्लास्ट सेल्स क्या हैं, जहां पर भी ये वर्ड यूज हो ब्लास्ट, इसका मतलब फॉर्मेशन वाली सेल्स जो बार बार डिवाइड होंगी और फॉर्म करेंगी, ठीक है, डिवीजन होगा। और इमेच्योर सेल्स हैं और डिवीजन करती रहेंगी बार बार। कॉन्ड्रोसाइट की बात करेंगे। कॉन्ड्रोसाइट क्या होता है? साइट का मतलब समझिए मैच्योर सेल्स, जब सेल्स मैच्योर हो जाएंगी तो उन्हें आप कॉन्ड्रोसाइट मतलब साइट वर्ड यूज होगा। और कॉन्ड्रोक्लास्ट जब आपका डिसॉल्व करना, किसी भी सेल्स को डिसॉल्व करना है, या मैक्रोफेजेस सेल्स जो होंगी वो आपकी क्लास सेल्स कहलाएंगी। तो 3 टाइप की सेल्स हैं, मैट्रिक्स भी इसका भी हम देखेंगे, और इसमें फाइबर्स, कोलेजन और इलास्टिन प्रेजेंट रहते हैं। इसमें आपका रेटिकुलर फाइबर प्रेजेंट नहीं है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्स ऑफ कार्टिलेज की। कार्टिलेज क्या, कौन कौन सी सेल है? कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोसाइट्स और कॉन्ड्रोक्लास्ट। तो 3 सेल्स हैं। सबसे बाहर जो सेल्स होती हैं इमेच्योर कार्टिलेज सेल्स हैं और डिवाइडिंग सेल हैं। तो हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आपके एग्जाम में माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज आएगा। तो हम जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। सबसे बाहर आएगी आपकी पेरिकॉन्ड्रियम की लेयर, ठीक है, और यहाँ हम एक पेरिकॉन्ड्रियम की लेयर बना लेते हैं। अंदर प्रेजेंट है इसमें कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स। तो ये आपके कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स हैं, और कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स क्या करेंगे? इमेच्योर सेल्स हैं और डिवीजन करते रहेंगे। और इसके अंदर जब हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि अंदर क्या है आपका, ये पूरा मैट्रिक्स है, ठीक है। इस तरीके से आप मैट्रिक्स बनाइए। मैट्रिक्स में जब आप देखेंगे तो मैट्रिक्स के बीच में कुछ स्पेसेस होंगे, ये खाली स्पेसेस हैं। इस टाइप से मैट्रिक्स के बीच में कुछ खाली स्पेसेस होंगे।
तो पहले हम कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल देख लेते हैं। ये हमने बता दिया है कि पेरिकॉन्ड्रियम है, ठीक है, पेरिकॉन्ड्रियम। फिर आपके आया ये है कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स। ये सेल्स डिवाइडिंग सेल हैं और पेरिकॉन्ड्रियम के ठीक नीचे रहती हैं। दे आर लोकेटेड नियर द सरफेस ऑफ द कार्टिलेज जस्ट बीनीथ द पेरिकॉन्ड्रियम। दे डिवाइड एंड फॉर्म मैच्योर कॉन्ड्रोसाइट सेल्स। तो कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स डिवाइड होकर कॉन्ड्रोसाइट सेल बनाएंगे और ये कॉन्ड्रोसाइट सेल कहाँ चली जाएंगी, मैट्रिक्स के बीच में आ जाएंगी। ये रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द कार्टिलेज, कार्टिलेज के ग्रोथ और उसके रिपेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। फिर नेक्स्ट है कॉन्ड्रोसाइट सेल। तो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स जो होती हैं वो स्मॉल कैविटीज में रहती हैं, ठीक है। दीज आर मैच्योर कार्टिलेज सेल्स दैट लाई इन स्मॉल कैविटीज कॉल्ड लैक्यूने। तो मैंने बताया कि मैट्रिक्स में इस तरीके से कैविटीज बन जाती हैं। इन कैविटीज को आप लैक्यूने कहते हैं और इन लैक्यूने के अंदर आपका क्या प्रेजेंट है, कॉन्ड्रोसाइट सेल प्रेजेंट है। तो 1 या 2 नंबर में ये प्रेजेंट हो सकती हैं। इस तरीके से कॉन्ड्रोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। नॉन डिवाइडिंग सेल है, मेटाबॉलिकली लेस एक्टिव होती हैं, ठीक है, मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं होती हैं। यहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं है, मैं इसमें मैट्रिक्स में ब्लड वेसल्स नहीं बनाऊंगी, ब्लड सप्लाई नहीं होती है। ब्लड सप्लाई क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये एंटी एंजियोजेनेसिस एक फैक्टर है उसको रिलीज करता है, ठीक है, एंटी एंजियोजेनेसिस फैक्टर रिलीज करता है। एंजियोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। तो जो एंटी का मतलब है ब्लड वेसल्स के फॉर्मेशन को रोक देना। तो ये ऐसा फैक्टर रिलीज करता है जिससे ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो ये कौन रिलीज कर रहा है, कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स। याद रखिएगा इस चीज को कि कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स ही ब्लड वेसल्स नहीं बनने देती हैं, इसलिए कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। फंक्शन जो है, मेंटेन एंड सिंथेसाइज द मैट्रिक्स एंड रेगुलेट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। तो ये जो सेल्स हैं ये आपकी क्या हैं, कॉन्ड्रोसाइट सेल्स हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स सेल्स हैं, ये कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स हैं। अब है लास्ट कॉन्ड्रोक्लास्ट सेल्स की। तो जो कॉन्ड्रोक्लास्ट सेल्स होती हैं, इसको हम दूसरे पेन से बनाते हैं, ये बाहर के सरफेसेस में प्रेजेंट रहती हैं और बहुत ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होती हैं। तो इस तरीके से कुछ कॉन्ड्रोक्लास्ट सेल्स भी हमने बना दी हैं। ये है आपकी कॉन्ड्रोक्लास्ट सेल्स, ठीक है। फिर ये मैंने आपको बताया कि जो फाइबर्स हैं इसमें सिर्फ 2 टाइप के फाइबर्स हैं, कोलेजन और इलास्टिक फाइबर। तो जब कोलेजन फाइबर बनाएंगे तो वो व्हाइट फाइबर्स होते हैं। तो इस तरीके से आप जब बनाएंगे तो बंडल्स बनाएंगे। कोलेजन फाइबर हमेशा बंडल्स में होते हैं। और इलास्टिन फाइबर्स कुछ इस टाइप के ये इलास्टिन फाइबर्स हैं। तो इनकी लेबलिंग कर लीजिएगा। ये है आपका कोलेजन फाइबर्स, ठीक है, और ये है आपका इलास्टिन फाइबर्स। तो कोलेजन इलास्टिन फाइबर्स हो गए, आपके तीनों टाइप की सेल्स हो गई हैं। अब है इसकी, देखिए, कॉन्ड्रोक्लास्ट सेल्स हमने कर दी, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल हैं सिमिलर टू ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स ऑफ बोन, आल्सो कॉल्ड फिक्स्ड मैक्रोफेजेस। क्लास्ट मतलब जो डिस्ट्रॉय कर रही है, डिसॉल्व करने का काम करती है, ठीक है। ये बोन फॉर्मेशन, जब कार्टिलेज एम्ब्रियोनिक लाइफ जो है वो कार्टिलेज की होती है, कार्टिलेज से बना है पूरा एम्ब्रियो, उसके बाद बोन फॉर्मेशन शुरू होती है। तो बोन फॉर्मेशन के समय जो कॉन्ड्रोक्लास्ट सेल्स हैं वो इस मैट्रिक्स को डिसॉल्व करती हैं, कार्टिलेज को खत्म करती हैं और बोन फॉर्मेशन होता है। मैट्रिक्स जो है ये इसमें बता दिया कि फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, बहुत रिजिड नहीं है बल्कि फ्लेक्सिबल है, इसको आप मोड़ सकते हैं। ये कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट से बना होता है और हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट है जो इसे रेजिलेंस देता है। वाटर प्रेजेंट है 60 to 80%। इट प्रोवाइड इलास्टिसिटी, स्ट्रेंथ है, रेजिस्टेंस टू प्रेशर, act as a medium through which nutrient and gas diffuse to chondrocytes since cartilage is avascular। तो हमने ये स्ट्रक्चर में देखिए कि इसमें हमने कोई ब्लड वेसल्स नहीं बनाई है। तो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स के ये पूरा मैट्रिक्स है। ये जो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स हैं ये डिफ्यूजन का काम या न्यूट्रिएंट्स का लेना देना ये सब इस मीडियम के थ्रू, जो ये मैट्रिक्स है इसके थ्रू करती हैं। मैट्रिक्स जो है वो कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट से बना है और हाइलुरोनिक एसिड और वाटर प्रेजेंट है इस मैट्रिक्स में। फिर हम बात करेंगे फाइबर्स की। फाइबर्स हमने देख लिए हैं, कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स होते हैं। कोलेजन हमेशा आपका वाइट फाइबर्स हैं, ठीक है, और ये फाइब्रो कार्टिलेज में प्रेजेंट रहेगा, अबेंडेंट इन फाइब्रो कार्टिलेज। इलास्टिन फाइबर्स जो हैं वो इलास्टिक कार्टिलेज
एयर पिन्ना और एपिग्लॉटिस इन रीजन में प्रेजेंट रहेगा। फिर जो कार्टिलेज है वो 4 टाइप की होती है, हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और कैल्सिफाइड कार्टिलेज। तो इनका अपीयरेंस कैसा है, सबसे पहले हम इनका अपीयरेंस देखेंगे। तो जो हाइलिन कार्टिलेज होती है वो हाइलो का मतलब ही है ग्लास, तो ये बिल्कुल क्लियर ग्लास लाइक होती है और वाइट कलर के, वाइट मैट्रिक्स इसमें प्रेजेंट होता है। तो वाइट मैट्रिक्स का मतलब है कि इसमें कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। तो मैट्रिक्स जो होती है वो फ्रेम होती है लेकिन फ्लेक्सिबल है। दूसरा, कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, वो भी टाइप 2 टाइप के कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट है। देखिए मेन इंपॉर्टेंट है इनकी लोकेशन, ये कहाँ प्रेजेंट है। तो ये प्रेजेंट है आपके नेजल सेप्टम में, ये नाक है, इसके बीच में जो सेप्टम है ये आपका हाइलन कार्टिलेज का बना है। दूसरा जो ट्रैकिया है, ये जो ट्रैकिया है इसके रिंग्स में, ये ट्रैकिया होता है आपका, इसकी जो रिंग्स हैं ये आपकी हाइलन कार्टिलेज की हैं। फिर हम बात करेंगे रिब्स की। देखिए जो कोस्टल कार्टिलेज है, कोस्टल कार्टिलेज जो है वो हाइलन कार्टिलेज का बनता है। कोस्टल कार्टिलेज क्या होता है, जो रिब्स होती हैं वो पूरी की पूरी बोन्स की नहीं प्रेजेंट है, नहीं बनी होती हैं। जो एरिया जो स्टर्नम से जहां पर रिब्स आके जुड़ती है, वो जो एरिया होता है वो कार्टिलेज का है, और वो कार्टिलेज होता है आपका हाइलन कार्टिलेज, उसे कहते हैं कोस्टल कार्टिलेज। यह है आपका रिब्स, स्टर्नल एंड, जो स्टर्नल एंड होता है जहां पर वो स्टर्नम से आकर जुड़ती हैं, कोस्टल कार्टिलेज कहा जाता है इसे। दूसरा जो लॉन्ग बोन्स हैं, लॉन्ग बोन्स की जो एंड है वो आपकी कार्टिलेज की बनी है, हाइलन कार्टिलेज की, उसे आप कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो याद रखिएगा जो लॉन्ग बोन्स का एंड है वो आपका आर्टिकुलर कार्टिलेज है, और जो रिब्स का एंड है जो स्टर्नम से जुड़ता है वो आपका कोस्टल कार्टिलेज है, उसका नाम है, और जो कार्टिलेज है उसमें प्रेजेंट वो हाइलन कार्टिलेज है। एम्ब्रियोनिक स्केलेटन जो होता है वो पूरा का पूरा हाइलन कार्टिलेज का है, और आपका लैरिंग्स जो है वो भी लैरिंग्स के कुछ लेयर्स जो है वो आपकी कार्टिलेज से बनी होती है, हाइलन कार्टिलेज से। इसका स्पेशल फीचर है कि मोस्ट कॉमन कार्टिलेज है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। इस कार्टिलेज एम्ब्रियोनिक स्केलेटल फ्रेमवर्क बनाती हैं एम्ब्रियोज का, और सबसे ज्यादा जो कॉमन कार्टिलेज है वो आपकी हाइलन कार्टिलेज है। नेक्स्ट है इलास्टिक कार्टिलेज। जो इलास्टिक कार्टिलेज है वो आपकी येलोइश है, फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स है इसकी, मैट्रिक्स सॉफ्ट होती है। देखिए येलोइश है तो इसका मतलब इसमें इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट है। येलोइश जो होते हैं वो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, और व्हाइट जो है आपके कोलेजन फाइबर्स हैं। फाइन कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट है लेकिन बहुत कम प्रेजेंट है। एयर पिन्ना, ये आपका एपिग्लॉटिस और यूस्टेकियन ट्यूब्स। यूस्टेकियन ट्यूब क्या है, ये स्ट्रक्चर में देखिए, जो इनर एयर और माउथ के बीच में, इनर एयर और माउथ के बीच में एक ट्यूब प्रेजेंट रहती है यहाँ, इसे कहते हैं आप यूस्टेकियन ट्यूब। ये इलास्टिक कार्टिलेज की बनी है। तो ये जब आपके गले में इन्फेक्शन होता है तो कभी कभी आपके कान में भी दर्द होती है, तो ये यूस्टेकियन ट्यूब्स जो होती है ये क्या होती है, इसमें भी इन्फ्लामेशन हो जाता है यूस्टेकियन ट्यूब में, इसकी वजह से आपके कान में भी आपको दर्द लगता है। ये हाईली इलास्टिक और फ्लेक्सिबल होती है, इसका जो स्पेशल फीचर है। नेक्स्ट है फाइब्रो कार्टिलेज। ये डेंस होती है, कोलेजन बंडल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। वो कोलेजन बंडल्स हैं तो वाइट फाइब्रस टिश्यूज होंगे, वाइट फाइब्रस होगा। इसका जो इंपॉर्टेंट फीचर है इसमें पेरिकॉन्ड्रियन एब्सेंट रहता है, मतलब जो बाहर की लास्ट की लेयर है पेरिकॉन्ड्रियम, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर, वो आपकी फाइब्रो कार्टिलेज में एब्सेंट होगी। मैट्रिक्स टफ होता है, फाइब्रस होता है, थिक कोलेजन होते हैं टाइप 1 के। ये होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क में। इंटरवर्टिब्रल डिस्क मतलब जो आपका वर्टिबल कॉलम है उनमें जो वर्टिब्री प्रेजेंट होती है, ये वर्टिबल कॉलम है, इसमें जो वर्टिब्री प्रेजेंट है, तो आपकी वर्टिब्री क्या है, 7, 12 और 5 इस तरीके से। ये थोरेसिक रीजन है, लुम्बर में 5 है और सर्विकल में 7 है। तो हर जो वर्टिब्री है उसके बीच में ये फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ये कार्टिलेज क्या है, एनुलर फाइब्रोसिस कहते हैं इसे। जो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है वो भी इस कार्टिलेज के घिस जाने की वजह से या इस कार्टिलेज के ब्रेक होने की वजह से जो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है वो होती है। ये जो बीच में आपको ये एरिया दिख रहा है इसमें आपका स्पाइनल कॉर्ड चलता है। तो ये आपका वर्टिबल कॉलम है और ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर है, और इसके बीच में, हर वर्टिब्री के बीच में आपका फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट होगा। दूसरा, ये प्यूबिस सिम्फाइसिस में प्रेजेंट रहता है। जो पेल्विक गर्डल है, पेल्विक गर्डल जहां पर जॉइंट होती है, ये पेल्विक गर्डल है। दो पेल्विक गर्डल जहां जिस पॉइंट पर जॉइंट होती है उसे प्यूबिस सिम्फाइसिस कहते हैं। तो वो प्यूबिस सिम्फाइसिस भी आपका फाइब्रो कार्टिलेज से बनता है। स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज होता है और कंप्रेशन को रेजिस्ट करता है।
नेक्स्ट है कैल्सिफाइड कार्टिलेज। ये क्या होता है, हार्ड होता है, मैट्रिक्स कैल्सिफाइड हो जाएगा। ये ट्रांजिशन फॉर्म होता है कार्टिलेज और बोन के बीच में। जब कार्टिलेज खत्म होकर बोन बननी शुरू होती है तो उस समय बीच में जो स्टेज होता है वो होता है कैल्सिफाइड कार्टिलेज का। इसमें क्या है, हेड ऑफ ह्यूमरस एंड फीमर, फीमर और ह्यूमरस का हेड जो है वो आपका कैल्सिफाइड कार्टिलेज का है। कोस्टल कार्टिलेज इन ओल्ड एजेस, अभी मैंने कोस्टल कार्टिलेज आपको बताया कि जो रिब्स जो हैं, जो जब स्टर्नम से जुड़ती हैं उस एरिया को आप कोस्टल कार्टिलेज कहते हैं, और वो आपकी बनी है हाइलन कार्टिलेज से। लेकिन जैसे जैसे आप बूढ़े होते हैं, ओल्ड होते हैं, तो वो कार्टिलेज जो होती है वो कैल्सिफाइड होना शुरू होती है और उसे आप कैल्सिफाइड कार्टिलेज कहते हैं। शार्क का जो स्केलेटन है वो पूरा का पूरा कैल्सिफाइड कार्टिलेज का बना। नेक्स्ट है आपका बोन। तो बोन क्या है, स्टडी ऑफ बोन को हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। बोन फॉर्मेशन को ऑसिफिकेशन कहते हैं। जब बोन का फॉर्मेशन या ग्रोथ कार्टिलेज से होती है तो उसे ऑस्टियोजेनेसिस कहते हैं। जो बॉडी का हार्डेस्ट टिश्यू है वो बोन है, लेकिन जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है बॉडी का वो है आपका इनेमल। तो ये याद रखिएगा, सब्सटेंस की बात होगी तो इनेमल है, और हार्डेस्ट टिश्यू की बात होगी तो वो बोन है। और अगर सॉफ्टेस्ट टिश्यू है तो वो आपका ब्लड है। तो ब्लड, लिम्फ, बोन, कार्टिलेज, ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, आप उन्हें टिश्यू में ही काउंट करेंगे। तो जो बोन है वो तीन चीजों से मिलकर बना है, फिर से सेल्स, मैट्रिक्स एंड फाइबर्स से। सेल है, सेल में आपकी ऑस्टियोब्लास्ट सेल, ऑस्टियोसाइट सेल और ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। तो जैसे हमने कार्टिलेज में पढ़ा है कि कॉन्ड्रोक्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोसाइट। तो ऑस्टियोब्लास्ट का मतलब है कि फॉर्मेशन, इमेच्योर सेल्स हैं, डिवीजन करेंगी और नई सेल्स बनाएंगी। ऑस्टियोसाइट सेल, जब सेल मेच्योर हो जाएंगी तो एक फिक्स पोजीशन ले लेंगी मैट्रिक्स के अंदर, लेक्यूना के अंदर। देखिए हर में लेक्यूना बनेगा, लेक्यूना के अंदर ही ऑस्टियोसाइट सेल्स जाएंगी, और ये लेक्यूना आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे, और ये इंटरकनेक्टेड होंगे कैनाली कुली से। कैनाली कुली से ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, इनका साइटोप्लाज्म में इंटरकनेक्टेड होता है। और ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स, जब बोन को डिफॉर्मेशन करना होता है तो वहां पर बोन को डिसॉल्व करने के लिए जो सेल्स होती हैं वो है आपकी ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। फिर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स इसका कैल्सिफाइड मैट्रिक्स होगा, और फाइबर्स में सिर्फ कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम सेल देख लेते हैं। बोन का भी उसी टाइप का स्ट्रक्चर है कि सबसे बाहर की जो लेयर है वो है आपकी पेरीऑस्टियम। तो जहां वहां पर था पेरिकॉन्ड्रियम, यहाँ पर है पेरीऑस्टियम। तो सबसे बाहर की लेयर है पेरीऑस्टियम। फिर हमारी जो लेयर शुरू होगी वो होगी ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स वो सेल्स हैं जो डिवीजन करेंगे इसकी ग्रोथ में, डिवीजन होने से ग्रोथ होगी, तो बोन की जो ग्रोथ होगी वो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स करती हैं। Osteoblasts are bone forming cell that originate from osteogenic cell. Osteogenic cell से ये originate होती हैं। Found on the surface of bone where new bone formation occur. जहाँ पर नई bone formation होती है वहाँ पर surfaces में ये present होती हैं। They secrete the organic part of bone matrix, mainly collagen fibers and protein. और ये organic part बनाती हैं matrix का, जिसमें collagen fibers और matrix बनाती हैं। This unmineralized matrix is called osteoid. जो अनमिनरलाइज्ड होगा उसे आप ऑस्टियोइड कहेंगे, और बाद में ऑस्टियोइड मिनरलाइज हो जाएगा, मतलब कैल्शियम सॉल्ट इसमें मिल जाएगा जो बोन को हार्डनेस देगा। तो जब मैट्रिक्स में कैल्शियम नहीं है तो आप उसे ऑस्टियोइड कहेंगे, और जब मैट्रिक्स में कैल्शियम इंक्लूड हो जाएगा तो हम उसे, फिर वो हार्ड हो जाती है बोन, इसी वजह से हार्ड होता है, उसमें कैल्शियम डिपोजिशन की वजह से। When osteoblasts get trapped in their own secreted matrix, they mature into osteocyte. फिर क्या होगा, जब ये मैच्योर हो जाएंगी तो ये मैट्रिक्स का पोर्शन है, यहाँ सारा अगर हम मैट्रिक्स देखेंगे तो मैट्रिक्स में ये इस तरीके से लेक्यूने के अंदर इसमें ऑस्टियोसाइट सेल्स इसमें चली जाएंगी। जब ये मैच्योर हो जाती हैं तो ऑस्टियोसाइट सेल्स बनाती हैं। मैच्योर बोन सेल्स डिराइव फ्रॉम ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट से डिराइव होती हैं। बोन मैट्रिक्स में लेक्यूने, कुछ स्पेसेस इस टाइप का लेक्यूने, देखिए हमेशा इस टाइप का स्ट्रक्चर है। ये आपका लेक्यूने है, और एक लेक्यूने जो होगा वो दूसरे लेक्यूने के साथ कंबाइंड होगा इस तरीके से, और इसके अंदर जो सेल्स होंगी वो हैं आपकी ऑस्टियोसाइट सेल। ऑस्टियोसाइट सेल्स हैं, और ये ऑस्टियोसाइट सेल्स भी आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, इनका साइटोप्लाज्म, और इसी को आप कैनालिकुली कहते हैं। तो आगे आप देखेंगे कि ये जो ऑस्टियोसाइट सेल्स हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो जिस कैविटी के अंदर ये हैं उसे लेक्यूने कहेंगे, मतलब कैविटी है जिसके अंदर ऑस्टियोसाइट सेल्स हैं वो है आपका लेक्यूने, और अंदर ऑस्टियोसाइट सेल्स हैं, और ये लेक्यूने, ये ऑस्टियोसाइट सेल्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, इनका साइटोप्लाज्म, उसे आप कहेंगे कैनालिकुली।
These canaliculi help in exchange of nutrients and waste material between cells and blood vessels. फिर लास्ट है आपकी ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। ऑस्टियोक्लास्ट सेल मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं और बोन रिजॉर्प्शन या कहें कि ब्रेकडाउन में मदद करती हैं, इन्वॉल्व होती हैं। They are derived from monocytes, a type of white blood cells found on bone surfaces. Osteoclasts dissolve the mineralized matrix and release calcium and phosphate into the blood stream. तो जब ब्लड स्ट्रीम में कैल्शियम और फॉस्फेट कम हो जाता है, ठीक है, तो उसको बैलेंस करने के लिए जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होती हैं वो आपके बोन का ही डिसॉल्व करना, बोन को ही डिसॉल्व करना शुरू करती हैं और कैल्शियम और फॉस्फेट यहाँ से निकालकर आपकी ब्लड में डालना शुरू करती हैं। तो उस समय ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स बोन को डिसॉल्व करने का काम करती हैं। ये बोन रीमॉडलिंग में, रिपेयर में, मेंटेनिंग कैल्शियम बैलेंस, बॉडी में जो कैल्शियम बैलेंस है उसको मेंटेन करने का काम करती हैं। नेक्स्ट है आपका मैट्रिक्स। तो सेल्स वही हैं तीन, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट। मैट्रिक्स जो है वो हार्ड होता है क्योंकि कैल्शियम सॉल्ट उसमें डिपॉजिट रहता है। नॉन पैलिएबल है, मतलब आप इसे मोड़ नहीं सकते हैं, बहुत स्ट्रांग होता है, मोड़ नहीं सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इसमें। ये जो है दो टाइप से बनता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इसमें और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आपका सल्फेट म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। सल्फेट म्यूकोपॉलीसैकेराइड जो कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट है, जो आपका कार्टिलेज था उसमें मैट्रिक्स में कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट प्रेजेंट था। तो कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट जैसे ही सल्फेट म्यूकोपॉलीसैकेराइड यहाँ वैसा ही सिमिलर होता है, उसी के जैसा। और इनऑर्गेनिक जो है, इनऑर्गेनिक में आपका कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। और कैल्शियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम फॉस्फेट जो है वो हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स, मतलब ये पूरे मैट्रिक्स में हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स के फॉर्म में इस तरीके से क्रिस्टल्स बना लेते हैं और क्रिस्टल्स के फॉर्म में कैल्शियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम फॉस्फेट रहता है। ठीक है, अब हम एक लॉन्ग बोन का पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जब हम बोन को डिवाइड करते हैं या बोन का क्लासिफिकेशन देखते हैं हिस्टोलॉजी के हिसाब से, तो दो टाइप की बोन है, कॉम्पैक्ट बोन और स्पंजी बोन। तो कॉम्पैक्ट बोन जो होता है वो आपके जो लॉन्ग बोन है, लॉन्ग बोन का जो बीच का हिस्सा है वो कॉम्पैक्ट बोन का बनता है और जो साइड का हिस्सा है वो आपका स्पंजी बोन से बनता है। तो जब हम लॉन्ग बोन को देखते हैं, इस टाइप की लॉन्ग बोन बनेगी आपकी। तो लॉन्ग बोन का ये जो दोनों एरिया हैं, ये जो दोनों पार्ट्स हैं, ये आपका स्पंजी बोन है और बीच का जो पार्ट होता है ये आपका कॉम्पैक्ट बोन से बनता है। जबकि जो दूसरे टाइप की बोन्स होती हैं जो हम पढ़ते हैं फ्लैट बोन, जो बाकी बोन्स हैं, जैसे लॉन्ग बोन्स में हमारा ह्यूमरस, फीमर, रेडियस, टिबिया, अल्ना, ये सब हमारे लॉन्ग बोन्स हैं। लेकिन जो शॉर्ट बोन है, शॉर्ट बोन नहीं कहते उन्हें, हम फ्लैट बोन्स कहते हैं। फ्लैट बोन मतलब जो क्रेनियम और ये सारी बोन्स हैं ये हमारे फ्लैट बोन्स हैं। तो फ्लैट बोन का जो बाहर का एरिया है वो आपका कॉम्पैक्ट बोन है और अंदर जो होता है वो आपका स्पंजी बोन होता है। तो बोन को हम हिस्टोलॉजी के हिसाब से कॉम्पैक्ट बोन और स्पंजी बोन के पढ़ते हैं। लेकिन हम उससे पहले एक लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद हम कॉम्पैक्ट और स्पंजी दोनों बोन्स के बारे में देखेंगे कि वो बनते कैसे हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है। तो जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है बोन का, एक लॉन्ग बोन कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है, ये मैंने दिखा दिया आपको, इस टाइप से बनाया था ये। तो ये जो एरिया है ये है आपका एपिफाइसिस। तो ये एरिया होता है एपिफाइसिस, ये दोनों साइड के ये एपिफाइसिस है। बीच के एरिया को, ये जो एरिया है इसे हम कहते हैं डाइफाइसिस। और एपिफाइसिस और डाइफाइसिस के बीच का जो एरिया है ये एरिया होता है मेटाफाइसिस। तो तीन एरिया प्रेजेंट हैं, डाइफाइसिस जिसे हम शाफ्ट कहते हैं, एपिफाइसिस जो एंड्स हैं, और मेटाफाइसिस एपिफाइसिस और डाइफाइसिस के बीच का रीजन। तो जो डाइफाइसिस रीजन होता है वो कॉम्पैक्ट बोन का बनता है और जबकि जो एपिफाइसिस रीजन है वो आपका स्पंजी बोन का बनेगा। तो स्पंजी बोन आपके लॉन्ग बोन्स के एंड्स में प्रेजेंट होगा, ठीक है, और फ्लैट बोन के बीच में प्रेजेंट होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि स्पंजी बोन कहाँ प्रेजेंट होता है और जो कॉम्पैक्ट बोन है वो कहाँ प्रेजेंट है। जो डाइफाइसिस का एरिया है इसमें आपका येलो बोन मैरो, इस टाइप की कैविटी प्रेजेंट होती है, ये आपको दिख रही होगी। और इसमें क्या प्रेजेंट है, आपका येलो बोन मैरो प्रेजेंट है। येलो बोन मैरो में ये एडिपोस टिश्यू और स्टेम सेल्स का बनता है। यहाँ पर स्टेम सेल्स और एडिपोस टिश्यू रहते हैं। सबसे पहले हम बाहर का एरिया देखते हैं। तो जो ये बाहर हम लेयर बना रहे हैं, देखिए मैंने बताया था जितनी भी लॉन्ग बोन होती हैं उनका जो बाहर का एरिया होता है वो आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं इसे, हाइलन कार्टिलेज का था ये जो फ्रिक्शन से बचाती है, दो बोन्स के फ्रिक्शन से
फ्रिक्शन को कम करती है। फिर जो बाहर का एरिया है किसी भी बोन के बाहर का, उसे हम कहते हैं पेरियोस्टियम। तो ये है आपका पेरियोस्टियम, डायफाइसिस में हमने बना रखा है, ये पेरियोस्टियम है ग्रीन कलर का। ये आपका ब्लू कलर का आर्टिकुलर कार्टिलेज है। जो स्पंजी हमने कॉम्पैक्ट बोन की बात कर ली, जहां पर आपका जो डायफाइसिस रीजन है वहां पर येलो बोन मैरो होती है अंदर, और ये येलो बोन मैरो में ये एडिपोज टिश्यू होते हैं, बोन मैरो स्टेम सेल्स प्रेजेंट है। फिर जो स्पंजी बोन एरिया है, जिसे आप एपिफाइसिस कहते हैं, जो स्पंजी बोन का बनता है, वहां पर रेड बोन मैरो प्रेजेंट होती है। ये रेड बोन मैरो प्रेजेंट है, ठीक है, कैविटीज प्रेजेंट हैं जिसमें रेड बोन मैरो प्रेजेंट है। रेड बोन मैरो जो होती है वो हीमोपोइटिक टिश्यू की तरह काम करती है। हीमोपोइसिस होता है इनमें। हीमोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का फॉर्मेशन होना, मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब कहाँ बनेंगे? आपके रेड बोन मैरो में। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपका बहुत ब्लड लॉस हो गया या आपको इंजरी हो गई जिससे ब्लड लॉस हुआ है, तो ये येलो बोन मैरो है, ये आपका रेड बोन मैरो में चेंज हो जाती है, और यहाँ से भी, इस वाले एरिया से भी, ये भी हीमोपोइटिक टिश्यू हो जाते हैं, और आपका ब्लड जो है वो यहाँ से, ब्लड फॉर्मेशन यहाँ से भी शुरू हो जाता है। बीच में होती है आपकी ये जो प्लेट दिख रही है, ये होती है एपिफाइशियल प्लेट। ये एपिफाइशियल प्लेट जो है वो जब तक आपकी हाइट बढ़ती है, ठीक है, तो ये एपिफाइशियल प्लेट के पास ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होती हैं, और ये कंटिन्यूसली डिवाइड करती हैं और बोन की लंबाई को बढ़ाती हैं, ठीक है, तो आपकी हाइट इसी वजह से बढ़ती है। तो जब आपकी हाइट कंप्लीट हो जाती है, मतलब जितनी बढ़नी थी उतनी बढ़ जाती है, तो ये एपिफाइशियल प्लेट क्या होती है? खत्म हो जाती है। तो ये एपिफाइशियल प्लेट है, स्पंजी बोन, कॉम्पैक्ट बोन, तो ये एक स्ट्रक्चर है आपके लॉन्ग बोन का। लॉन्ग बोन को अगर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये बोन है, इसका ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे, और स्पंजी बोन का भी ट्रांसफर सेक्शन कट करके इन दोनों का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो जितना मैंने आपको बताया, ये लिखा हुआ है कि डायफाइसिस होता है जिसे हम शाफ्ट कहते हैं। द डायफाइसिस अ लॉन्ग ट्यूब्यूलर मिडल पार्ट ऑफ द बोन, बोन का मिडल पार्ट है। मेडुलरी या मैरो कैविटी इसमें प्रेजेंट होती है, जिसमें बोन मैरो होती है, येलो बोन मैरो प्रेजेंट होती है, जो एडिपोज टिश्यू और बोन मैरो स्टेम सेल्स इसमें प्रेजेंट होती है। फिर एंड्स के जो पोर्शन है वो हैं आपके एपिफाइसिस। एपिफाइसिस क्या है? स्पंजी बोन से बने होते हैं, रेड बोन मैरो इसमें प्रेजेंट होती है, हीमोपोइटिक टिश्यूज होते हैं ये, मतलब हीमोपोइसिस करते हैं। Hemopoiesis, the process of formation of blood cells, RBC, WBCs, and platelets. Each epiphysis is covered with smooth articular cartilage to reduce joint friction. तो मैंने बताया कि हर एपिफाइसिस में लास्ट में जितनी भी बोन है उनका लास्ट जो होगा वो यहाँ पर आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होगा, जो फ्रिक्शन से बचाएगा। फिर मेटाफाइसिस, ये रीजन क्या है कि एपिफाइसिस और डायफाइसिस के बीच का रीजन एपिफाइसिस है, जहां पर एपिफाइसियल प्लेट प्रेजेंट होगी जो बोन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वो रिप्लेस हो जाएगी और एपिफाइशियल लाइन बनाएगी। फिर एंडोस्टियम, एंडोस्टियम क्या होती है अभी हम जब पढ़ेंगे इसको, तो मेडुलरी कैविटी, जो मैंने अंदर कैविटी बताई है, वो कैविटी अंदर से एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है उसमें, कैविटी से पहले, उसे हम एंडोस्टियम कहते हैं। ये होती है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू की। जैसे पेरियोस्टियम है वैसे ही एंडोस्टियम होती है। पेरियोस्टियम आपकी डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, और जबकि एंडोस्टियम आपकी रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। मेड्यूलरी कैविटी है, बोन मैरो कैविटी, जिसमें येलो बोन मैरो प्रेजेंट होता है, और जब कभी आपकी बहुत ब्लड लॉस होता है या इंजरी होती है तो ये येलो बोन मैरो आपका रेड बोन मैरो में भी कन्वर्ट हो जाता है। ये एक स्ट्रक्चर है। अब हम यहाँ से इस रीजन को कट करेंगे और स्पंजी बोन के एक पोर्शन को, एक छोटे से पोर्शन को हम देखेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं कॉम्पैक्ट बोन की। तो जब हम टाइप्स ऑफ बोन पढ़ते हैं तो दो टाइप के हैं, स्ट्रक्चरली हम दो टाइप की बोन्स पढ़ते हैं, कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पंजी बोन। स्पंजी बोन को हम ट्रैबिकुलर बोन्स भी कहते हैं, तो कॉम्पैक्ट बोन को कॉर्टिकुलर बोन कहते हैं। कंपोनेंट क्या है इसके? देखिए, हम सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि इसमें कितनी कैनाल्स प्रेजेंट होती है। तो कंपोनेंट हम कैसे देखेंगे? ये एक स्ट्रक्चर है, जब हम इसको कट करेंगे, इसका ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे, तो हमने ये वाला पोर्शन कुछ इस टाइप से ये वाला पोर्शन ले लिया है। तो ये पोर्शन, क्योंकि पूरा पोर्शन हम बनाएंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा इस तरीके से, तो हम एक छोटा सा पोर्शन ले लेते हैं इसका। सबसे बाहर की लेयर है हमारी पेरियोस्टियम, ठीक है, ये देखिए सबसे बाहर की लेयर हमारी ये ब्लू कलर की, ये पेरियोस्टियम सरफेस है। फिर इसके अंदर जो है वो है ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स ने बताया। उसके बाद जो सेल्स प्रेजेंट होंगी
ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं। उसके बाद देखिए ये जो रिंग्स, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसे कहते हैं हेवर्शियन सिस्टम या ऑस्टियोइड। तो हेवर्शियन सिस्टम क्या होता है, यही इसकी फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बोन ऑफ मैमल्स इज हवेशियन सिस्टम। तो ये हवेशियन सिस्टम क्या होता है, ये बनता है सबसे अंदर इसमें हवेशियन कैनाल होती है, ठीक है। और हवेशियन कैनाल के बाहर इस तरीके से आपके लेक्यूने प्रेजेंट होंगे, एक लेक्यूने, फिर सेकंड दूसरा लेक्यूने, थर्ड लेक्यूने, इस तरीके से पूरे ये लेक्यूने इस तरीके से प्रेजेंट होंगे। और लेक्यूने के अंदर होगा ऑस्टियोसाइट सेल्स। तो ये ऑस्टियोसाइट सेल्स हैं लेक्यूने के अंदर। और एक और लेक्यूना, लेक्यूना मैंने बताया जिसमें ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होता है, एक लेयर और होगी ऑस्टियो लेक्यूने की। और ये लेक्यूना इंटरकनेक्टेड रहते हैं, ये याद रखिएगा। एक और लेयर होगी इसकी, और इसके अंदर होंगे ऑस्टियोसाइट सेल। और इसमें 3 टाइप के लैमेले प्रेजेंट होते हैं। लैमेले मतलब मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये एक मैट्रिक्स यहाँ प्रेजेंट होगी जो इसको कवर करेगी, इस कैनाल को और इन ऑस्टियोसाइट को। इसे कहेंगे कंसेंट्रिक लैमेले या हेवर्शियन लैमेले। कहीं पर आपको हेवर्शियन लैमेले भी पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो ये एक जो एक स्ट्रक्चर बना है ये वाला, इसे ऑस्टियोइड कहता है या हेवर्शियन सिस्टम कहते हैं। और ये सिर्फ आपको मैमल्स के कॉम्पैक्ट बोन में ही दिखेगा। अगर हम ये देखें इसका स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। ये है एक ऑस्टियोइड, ये आपकी एक कैनाल है हेवर्शियन कैनाल, जिसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं। ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और नर्व फाइबर्स इस कैनाल के थ्रू ही पूरे जो आपके बोन है उसमें पूरे में सर्कुलेट इन्हीं कैनाल्स के थ्रू होती हैं सारी सेल्स, सारे ब्लड वेसल्स, लिम्फ, नर्व्स। एक है ये आपको एक कंसेंट्रिक लैमेले दिख रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये हैं आपके ऑस्टियोसाइट सेल्स। देखिए ये है आपकी ऑस्टियोसाइट्स, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा ऑस्टियोसाइट सेल्स है। तो ये इस तरीके से एक जो स्ट्रक्चर बना है इसे आप ऑस्टियन कहिए या हेवर्शियन सिस्टम। तो इस तरीके से ये बहुत सारी, एक सिस्टम, दूसरा, थर्ड वन, दिस वन, दिस, तो इस टाइप से आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर देखेंगे। और यही सब फंक्शनल, यही स्ट्रक्चर यूनिट है जो मिलती हैं और मिलकर बोन का स्ट्रक्चर बनाती है, कॉम्पैक्ट बोन का। अब देखिए ये हेवर्शियन कैनाल के साथ दूसरी आपकी प्रेजेंट है वॉल्कमैन कैनाल। ये है आपकी वॉल्कमैन कैनाल। वॉल्कमैन कैनाल क्या होती हैं, जो ये हेवर्शियन कैनाल्स को अंदर से जोड़ती हैं। तो हेवर्शियन कैनाल भी इस तरीके से आपस में ऐसे जुड़ी रहती हैं, जिससे जो ब्लड सप्लाई है, नर्व सप्लाई है, वो सारी बोन्स में जा सके। तो ये कैनाल्स को जो जोड़ती हैं उसे कहते हैं वॉल्कमैन कैनाल्स। तो एक हो गई हेवर्शियन कैनाल, दूसरी वॉल्कमैन कैनाल्स। तीसरा क्या है आपके उसमें, ये कैनालिकुली प्रेजेंट है। कैनालिकुली क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, देखिए ये दिख रहा है आपको एक लेक्यूने, ये लेक्यूना दिख रहा है, ये है लेक्यूना, ये इसे मान के चलिए इसका स्ट्रक्चर है। ये देखिए यहाँ पर बनाया गया है, ये इसका स्ट्रक्चर है। ये एक लेक्यूने है, लेक्यूने के अंदर ये आपकी ऑस्टियोसाइट सेल है, ये ऑस्टियोसाइट का न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस देखिए हर तरफ से ऐसे इंटरकनेक्टेड है दूसरे ऑस्टियोसाइट के साथ। एक ऑस्टियोसाइट का जो मटेरियल है अंदर का साइटोप्लाज्मिक मटेरियल, वो बाकी जितने भी ऑस्टियोसाइट हैं सबके साथ इंटरकनेक्टेड है। तो जो इंटरकनेक्शन के लिए जो छोटी छोटी सी कैनाल सी बनी है उसे आप कहते हैं कैनालिकुली। अब जो लैमेला है वो 3 टाइप का है आपका, कंसेंट्रिक लैमेला, इंटरस्टिशियल और सरकमफेरेंशियल। तो देखिए कंसेंट्रिक लैमेला जो होता है वो होता है हवेशियन कैनाल को जो सराउंडेड, जो हवेशियन कैनाल में चारों तरफ होता है वो कंसेंट्रिक कहिए या हवेशियन कहिए। इंटरस्टिशियल जो ऑस्टियोन, एक ऑस्टियोन के साथ जो बीच में, ऑस्टियोन के बीच में प्रेजेंट रहेगा। और सरकमफेरेंशियल जो इनर सरफेसेस में प्रेजेंट रहेगा बोन के। और ये लैमेला है क्या, ये लैमेला है मैट्रिक्स, जो कैल्सिफाइड मैट्रिक्स हो जाता है। ये जो 2 ऑस्टियोन के बीच में ये इस तरीके से दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये आपका है इंटरस्टिशियल। और ये जो सरकमफेरेंशियल है यहाँ और यहाँ, ये हो गया है आपका सरकमफेरेंशियल लैमेले। अब जब हम बोन की बात करते हैं तो देखिए हमने कहा कि हम डायफाइसिस वाला रीजन काट रहे हैं, बीच वाला। बीच में से जब हमने कट किया तो ये कॉम्पैक्ट बोन है। कॉम्पैक्ट बोन के अंदर
मेडुलरी रीजन, जो मैंने बीच में वो येलो कलर की मेडुलरी कैविटी आपको दिखाई है, उससे पहले इसमें स्पंजी बोन होता है। तो जब हम लॉन्ग बोन देखते हैं तो लॉन्ग बोन में हम देखते हैं पहले कॉम्पैक्ट बोन है, फिर स्पंजी बोन है। जबकि हम जब फ्लैट बोन देखते हैं तो वही है, बाहर से कॉम्पैक्ट बोन है, अंदर से स्पंजी बोन है। तो फिर थोड़ा सा पोर्शन स्पंजी बोन का भी थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो वो इस टाइप का स्ट्रक्चर है। इसमें देखिए क्या है, ये पूरा आपका हवेशन कैनाल हो गया, ये सरकमफेरेंशियल लैमेले हैं। इसके बाद ये स्पंजी बोन का पोर्शन हमारा शुरू हो गया। तो ये स्पंजी बोन का पोर्शन है। स्पंजी बोन का पोर्शन और ये जो आपका मेडुलरी कैविटी है, इसके बीच में एक लेयर प्रेजेंट होती है, इसे कहते हैं एंडोस्टियम लेयर। देखिए पतली सी एक लेयर मैंने बनाई है दोनों के बीच में, इसे कहते हैं एंडोस्टियम लेयर। ये एंडोस्टियम क्या है, ये है आपके रेटिकुलर फाइबर से बनी है। देखिए जैसे पेरियोस्टियम थी, पेरियोस्टियम आपकी क्या है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, जबकि एंडोस्टियम आपकी क्या है, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, पेरियोस्टियम कहाँ पर है और एंडियोस्टियम कहाँ पर है। उसके बाद आपकी ये येलो बोन मैरो या मैरो कैविटी ये प्रेजेंट है। तो इस टाइप से एक स्ट्रक्चर है बोन का। जब हम बोन को ट्रांसफरली कट करेंगे और उसे देखेंगे लॉन्ग बोन के बीच के पोर्शन को, जहां पर आपके येलो बोन मैरो या कैविटी प्रेजेंट है। ये आपका कैनालिकुली है, कंसेंट्रिक लैमेले है, इंटरस्टिटियल लैमेले है। ये पूरा एक स्ट्रक्चर है जो सारी चीजें आपको दिखा रहा है बोन का। ये स्पंजी बोन का पोर्शन है, ये कॉम्पैक्ट बोन का। और ये आपका डिटेल में लिखा हुआ है, जिसमें हवेशन कैनाल के बारे में मैंने डिटेल लिखा है। फिर वॉल्कमैन कैनाल क्या होती हैं, परफोरेटिंग कैनाल है जो हवेशन कैनाल को जोड़ती हैं आपस में, ठीक है। और जितना भी ब्लड वेसल्स, नर्व्स, वो पेरियोस्टियम से लेकर आती हैं ब्लड को, पेरियोस्टियम से है हवेशन कैनाल के थ्रू कैसे जाएंगे, हवेशन कैनाल में कैसे जाएगा, वो जाएगा आपका वॉल्कमैन कैनाल के थ्रू। वॉल्कमैन कैनाल के थ्रू ये ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फ वेसल्स, ये सारे के सारे पूरे बोन में ब्लड को सप्लाई करेंगे इसके थ्रू। फिर लेक्यूने क्या है, ऑस्टियोसाइट की जो बाहर की जिस कैविटी में ऑस्टियोसाइट होता है वो लेक्यूने है। कैनालिकुली क्या है, जो ऑस्टियोसाइट है वो आपस में जुड़े हुए हैं, उनका साइटोप्लाज्म आपस में जुड़ा हुआ है, वो किस तरीके से इंटरकनेक्टेड है, वो जिससे इंटरकनेक्टेड है उसे आप कहते हैं कैनालिकुली। लैमिले जो है वो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स कैल्सिफाइड मैट्रिक्स है, 3 टाइप का है। हवेशन कैनाल के चारों तरफ जो मैट्रिक्स है वो है आपका कंसेंट्रिक लैमिले कहिए उसे, या फिर आप हवेशन लैमिले कहिए। फिर 2 हवेशन कैनाल के बीच में जो लैमिले है वो है इंटरस्टिटियल, और जो सरकमफ्रेंस में है ऊपर और नीचे सरफेसेस में, वो है आपका सरकमफेरेंशियल लैमिले। ऑस्टियोन जो है वो हवेशन सिस्टम है। इस पूरी एक यूनिट को हमने कहा है हवेशन सिस्टम, और ये मैमल में जो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है कॉम्पैक्ट बोन की, वो हवेशन सिस्टम है। और ये सिर्फ मैमल्स में प्रेजेंट होती है। जब मैमल्स के बोन को आप कट करेंगे तभी आपको कॉम्पैक्ट बोन में ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई देगा। पेरियोस्टियम और एंडोस्टियम मैं बता दिया आपको। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है और इसके बारे में लिखा है। आप जब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स के बारे में आएगा तो ये पूरा डिटेल में लिखिएगा, और ये स्ट्रक्चर भी बनाना है। फिर स्पंजी बोन है। स्पंजी बोन को आप कैंसलस बोन भी कहते हैं, या फिर आप इसको ट्रेबिकुलर बोन्स भी कहते हैं। ट्रेबिकुलर क्या होते हैं, ये ट्रेबिकुलर थिन इरेगुलर प्लेट हैं जिनकी वजह से स्पंज के फॉर्म में दिखता है। इस तरीके से जैसे आप स्पंज में देखते हैं तो इस तरीके से नेट लाइक स्ट्रक्चर, ये ट्रेबिकुले हैं जो ऐसे रहते हैं, और उनके बीच में जो कैविटी है वो रेड बोन मैरो कैविटी है। तो जब आप इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, हमने कहा कि लॉन्ग बोन के एंड जो है वो स्पंजी बोन का बना है। तो ये स्पंजी बोन का हम ये एरिया अगर से कट करके देखें तो ये आपका ट्रेबिकुले है, ये ट्रेबिकुली है सारे की सारी। ये ट्रेबिकुली का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये लेकुना है, ये कौन सी कैविटी है जिसमें ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट है, ये ऑस्टियोसाइट इसके अंदर प्रेजेंट है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स प्रेजेंट है, और ये आपका लेमेली प्रेजेंट है, ठीक है। लेमेली मतलब मैट्रिक्स, कैल्सिफाइड मैट्रिक्स, तो ये लेमेली आपका प्रेजेंट है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर बनाता है एक ट्रेबेकुली, ठीक है। ये ट्रेबेकुली इस तरीके से ऐसे नेटवर्क इसका बिछा रहता है ट्रेबेकुली का, ऐसे पूरे बोन्स में, जिसकी वजह से एयरी होती हैं, हल्की होती हैं, थिन प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है। और ये बीच की जितनी कैविटी है ये है आपकी रेड बोन मैरो कैविटी, और इस कैविटी में आपकी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, मतलब हीमोबायोटिक टिश्यूज होते हैं, हीमोबायोटिक टिश्यूज या हीमोबायोटिक सेल्स जो ब्लड फॉर्मेशन करती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बनाएंगे। ये इसके बारे में ट्रेबेकुली के बारे में पूरा दिया हुआ है। बोन मैरो क्या है,
देखिए ट्रेबेकुली में भी क्या है, ईच ट्रेबेकुली कंसिस्ट ऑफ लैमेला, लेक्यूने, ऑस्टियोसाइड और कैनालिकुली। हर जगह आपको लेक्यूना भी मिलेगा, कैनालिकुली भी मिलेगी, लैमेला और ऑस्टियोसाइड्स। The arrangement of trabeculae follows line to stress, giving the bone strength while keeping it light weighted. Space between trabeculae are filled with bone marrow and small blood vessels. फिर बोन मैरो है, फिर ऑस्टियोसाइट्स और लास्ट में ट्रेबेकुली जो है वो फंक्शनल यूनिट की तरह एक्ट करती है और बोन को पोरस और हल्की लाइट बनाती है।